तो बच्चों देखो, हमने सांद्रता को व्यक्त हम किस किस तरीके से कर सकते हैं वो सारे सेक्शन हमने शुरू कर दिया था। ठीक है, विलयन से रिलेटेड जो पोर्शन था वो पोर्शन हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। कुछ फॉर्मूलेज भी देखे थे, जैसे W/W% था, W/V प्रतिशत था और V/V प्रतिशत था। उसके बाद हमने मोल अंश कैलकुलेट करना देखा था। तो वो कुछ फॉर्मूलेज हमारे बेसिक हो गए थे। अभी उन्हीं फॉर्मूलेज को आगे बढ़ाते हैं हम। तो अगला जो फॉर्मूला है हमारा वो है मोलरता, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, मोलैरिटी। और इसको सांद्रता भी कहा जाता है बच्चों, है ना। कहीं पर अगर तुमसे सांद्रता निकालने को बोल रहा है तो बेसिकली वो हमें कंसंट्रेशन ही कैलकुलेट करने को बोलता है। ठीक है, कंसंट्रेशन को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अगर मोलैरिटी की बात करी जाए तो मोलैरिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोलरता की डेफिनेशन हम देखेंगे, उससे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मोलरता बराबर विलय के मोल, विलय के मोल, ठीक है, बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, तो मोलैरिटी की अगर बात करी जाए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग किस में पुट कर रहे होते हैं, लीटर में पुट करते हैं। मोल ऑफ सॉल्यूट मोल में हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ से इसकी यूनिट की बात करता हूँ तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, मोल प्रति लीटर। और दूसरी इसकी यूनिट खुद ब खुद इसका सिंबल होता है, दैट इज कैपिटल M। तो अगर मैं यहाँ से डेफिनेशन लिखना चाहूँ मोलरता की, तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 लीटर विलयन के अंदर जितने विलय के मोल होते हैं उसे ही उसकी क्या कहा जाता है, मोलरता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करने के बाद डेफिनेशन लिखिएगा मोलरता की। 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में जो विलय के मोल होते हैं, जो विलय के मोल होते हैं उसे ही उस विलयन की मोलरता कहा जाता है, उसे ही उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना पुट कर दिया हमने, 1 लीटर। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, विलय के मोल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हमारा मोलरता की डेफिनेशन हम लोग देते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें लेना होता है वो हम लोग किस में ले रहे होते हैं, लीटर में ले रहे होते हैं। ठीक है, आइए इस पे एग्जांपल अपन समझते हैं। मान लीजिए आपको 40 ग्राम NaOH दिया हुआ है और इसको हमने 2 लीटर जल के अंदर घोला। आपको इसकी क्या निकालनी है, मोलरता निकालनी है। तो मोलरता का फॉर्मूला डायरेक्टली लगाया हमने, विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में पुट करना है। तो विलय के मोल अपन पुट कर निकाल लेते हैं पहले। तो भाई दिया कितना है, 40 ग्राम, तो ये हो जाएगा आपका 40 बटा NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया, 40, यानी सीधे सीधे कितना मोल आ गया, 1 मोल आ गया। अभी मोलरता निकालनी है तो विलय के मोल 1 मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में, यानी 0.5 कैपिटल M बोल लो या मोल प्रति लीटर बोल लो, ये क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलो अभी इसमें एक पॉइंट और हम देखते हैं, क्या हमारी मोलरता तापमान के साथ में बदल सकती है। तो देखो, तापमान में मान लो तुमने 40 ग्राम NaOH लिया था 2 लीटर जल के अंदर। अब तुमने तापमान बढ़ाया, तो मुझे बताओ क्या 40 ग्राम NaOH का द्रव्यमान बदलेगा? नहीं भाई, द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा ना। मान लो तुम 1 किलो लोहा ले रहे हो, ठीक है। अब 1 किलो लोहे को गर्म करना शुरू किया तो लोहा जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। पहले वो ठोस था, पिघलते 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 अभी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो उसका आयतन तो बढ़ गया, लेकिन उसका द्रव्यमान थोड़ी ना चेंज हुआ। ऐसा थोड़ा ना 1 किलो लोहा जो है तुम्हारा 2 किलो लोहे में कन्वर्ट हो गया। तो द्रव्यमान जो है वो परिवर्तित नहीं होता तापमान के साथ। लेकिन हाँ, हम लोग जानते हैं जो वॉल्यूम होता है वो हमारा चेंज हो सकता है। तो अगर मैं तापमान बदलूंगा तो विलय के मोल तो मेरे परिवर्तित नहीं होंगे, लेकिन विलयन का जो आयतन है वो मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, और मेरी मोलरता भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो तापमान
ठीक है। अगर मैं तापमान, अच्छा देखो, तापमान चेंज करने से तापमान बदला जाए, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, बदल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर बदल जाएगा तो मोलरता भी क्या हो जाएगी मेरी, बदल जाएगी। अब जरा ये देखते हैं कि इफेक्ट कैसे आता है, कि भाई डायरेक्टली आएगा कि इनवर्सली आएगा। तो देखो, तापमान बढ़ाऊंगा अगर मैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, तो मोलरता क्या होगी, घटेगी। या उल्टा देख लो, तापमान अगर मैं घटाऊंगा तो आयतन क्या होगा। भाई तापमान अगर तुम बढ़ाओगे तो चीज क्या होती है, फैलना शुरू करती है, फैलती है, इसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम उसका बढ़ता है, ठीक है ना। अगर मैं तापमान घटाऊंगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, घटेगा, और वॉल्यूम अगर घटेगा तो मोलरता क्या हो जाएगी मेरी, बढ़ेगी। यानी यहां से हम लोग देख सकते हैं तापमान जो है वो व्युत्क्रमानुपाती आता है मोलैरिटी के, ठीक है बच्चों। तो इसको भी नोट कर लेना, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, यानी अगर मैं तापमान बढ़ाऊंगा तो मोलरता मेरी घटेगी, जबकि अगर मैं तापमान घटाऊंगा तो मोलरता मेरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है। चलो अभी कुछ और सवाल करते हैं अपन। जैसे मान लो अपने को दिया है 5.85 मिलीग्राम NaCl, ठीक है, प्लस 250 ml विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन। अपने को क्या निकालना है बच्चों, वही मोलरता कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला काम हमारा विलेय के मोल बनाना। कौन है विलेय हमारा, NaCl है। कितना दिया है, 5.85 मिलीग्राम, जिसको मैं 58.5 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम लिख सकता हूँ। अपॉन NaCl का मोलर द्रव्यमान भी 58.5 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो 10⁻⁻⁴ मोल हमारे पास मिल जाएगा। अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने को कितना दिया है बच्चों, 250 ml। 250 ml को लीटर में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा अपना, 0.25 लीटर हो जाएगा। 0.25 लीटर को 1/4 लीटर भी आप लोग लिख सकते हैं। अभी मोलरता का फॉर्मूला लगाता हूँ, विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन, ठीक है, लीटर में। विलेय के मोल जो है अपने को कितने दिए हुए हैं बच्चों, 10⁻⁻⁴ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये हो गया हमारा 1/4। तो फाइनली मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 10⁻⁻⁴। यूनिट आप मोल पर लीटर लिख लो, या फिर आप क्या लिख सकते हो वहां पे, कैपिटल M, उसका सिंबल भी यूनिट की फॉर्म में दे सकते हो, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। मान लो बच्चों ये अपने को एक कंटेनर दिया हुआ है, ठीक है, पात्र दिया हुआ है। इसके अंदर हमने NaOH प्लस जल का विलयन बनाया, ठीक है। किसका बनाया अपन ने, NaOH प्लस जल का। अब उसने अपने को दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेते हैं अपन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने को दिया हुआ है 2 लीटर, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपने को दिया हुआ है उसने 1.1 ले लेते हैं, 1.1 ग्राम पर ml। अपने को क्या निकालना है, कैपिटल M कैलकुलेट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, अपने को उसने NaOH प्लस जल दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 2 लीटर आ ही चुका है। मेरे को केवल NaOH की मोल्स ही तो बनाना है। NaOH के मोल्स अगर बन जाएंगे तो इजीली क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला डायरेक्टली लग जाएगा। तो अभी डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.1 ग्राम पर ml। ये हो गया बच्चों 1.1 ग्राम पर ml। वेट ऑफ सॉल्यूशन में यहां से निकालूंगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे को कितना दिया हुआ है, उन्होंने 2 लीटर दिया हुआ है, तो ये हो गया मेरा 2 लीटर। अभी वेट ऑफ सॉल्यूशन मेरा कितना हो जाएगा, देखो 2 लीटर का मतलब 2000 ml हो जाएगा। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा मेरा, 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 टू जा कितना हो जाएगा, 2200, 2200 ग्राम क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को तो NaOH के मोल बनाने हैं।
अब NaOH के मोल किस तरीके से बनाएंगे भाई, सॉल्यूशन का तो वेट आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 2 लीटर है। जो जल होता है, जल की डेंसिटी ऑफ जल वो कितनी लेते हैं हम, 1 ग्राम पर ml लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपने को वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, देखो 2 लीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2 लीटर दिया हुआ है, जल का तो वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है। तो जब ऐसा हो, कुछ भी नहीं दिया हो, हिंट कुछ ना लगे ना, तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है उसे ही किसका वॉल्यूम मान लो तुम, जल का वॉल्यूम मान लो। तो यहाँ से सीधे सीधे वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा भाई, 2 लीटर के हिसाब से 2000 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी ये हो जाएगा अपना 2200 माइनस 2000, यानी कि कितना हो जाएगा 200, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे अपने 200/40, ठीक है। ये हो जाएगा 5। अभी मोलरता बनानी है तो 5 मोल हो गया, वॉल्यूम 2 था तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा 2.5 मोल पर लीटर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मोलरता से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अभी देखो ये हमने कुछ छोटे से एग्जाम्पल देखे हैं, अभी इनका यूज करते हुए आगे हमारे और क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चंस में भी हमें यूज में लेना होता है मोलरता के कंसेप्ट को। तो अभी 3 क्वेश्चन है, अभी अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं और मोलरता देखते हैं, फिर मिक्स्ड अप करके क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अगली हेडिंग डाल लो मोलरता। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा मोलरता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी, इसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल m होता है। देखो पहले हमने कैपिटल M देखा जिसको हम लोग बोलते हैं मोलरता, अभी हम स्मॉल m देख रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मोलरता यानी कि मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होती है, तो सीधे फॉर्मूला देखते हैं। मोलैलिटी बराबर है ना, मोलरता बराबर विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, किसमें पुट करना होता है ये अपने को, किलोग्राम में, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा, विलेय के मोल आ जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा, विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा किलोग्राम में। अभी अपन रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, मोलरता बराबर विलेय के मोल यानी कि NB अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें पुट करेंगे हम लोग, किलोग्राम में। तो ये हमारी क्या बन जाएगी बच्चों, मोलरता का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर यहाँ से तुम डेफिनेशन देखो तो डेफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में जितने मोल की संख्या होती है वही हमारा क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन लिख लो पहले, तो डेफिनेशन में लिखो ये नोट करने के बाद डेफिनेशन लिखना, 1 किलोग्राम विलायक में जो मोल की संख्या होती है, उसे ही मोलरता कहा जाता है, ठीक है बच्चों। चलो, यानी कि हमने यदि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना ले लिया, हमने 1 किलोग्राम ले लिया, तो जो मोलरता होगी वो किसके बराबर होगी, NB के बराबर हो जाएगी, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं हम जरा तापमान में क्या ये परिवर्तित होगा कि नहीं होगा, तापमान पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे मोल है, मोल भी द्रव्यमान से रिलेटेड चीज है और नीचे विलायक का द्रव्यमान है किलोग्राम में, तो वो भी तापमान से रिलेटेड चीज है नहीं। तो दोनों तरफ मोल बोल लो चाहे द्रव्यमान बोल लो, दोनों ही तापमान पर निर्भर नहीं करते हैं। और अगर दोनों ही तापमान पर निर्भर नहीं करेंगे तो मोलरता भी तापमान पर निर्भर नहीं करेगी। तो अगली लाइन में स्टार मार्क करके लिख लो, मोलरता तापमान पर निर्भर नहीं करती है, मोलरता तापमान पर निर्भर नहीं करती है।
ठीक है बच्चों, इसकी इकाई देखते हैं, यूनिट क्या होगी इसकी। तो यहाँ मोल पर केजी, मोल पर केजी, और खुद ब खुद इसका सिंबल दैट इज स्मॉल m। दोनों में से कुछ भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो अब इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें क्या है 4 मिलीग्राम NaOH है, ठीक है, और डेंसिटी अपने को दे रखी है 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने को दिया हुआ है 101.5 लीटर। आपको निकालना क्या है, कैपिटल M निकालना है और स्मॉल m निकालना है, यानी मोलरता और मोललता दोनों ही निकालना है। और अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी ले लेते हैं, ठीक है। W/W परसेंटेज भी आपको कैलकुलेट करना है, W/V परसेंटेज भी आपको कैलकुलेट करना है। ये सारी चीजें इसके अंदर कैलकुलेट करनी है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उसने मेरे को डेंसिटी दे दी, वॉल्यूम दे दिया, NaOH का द्रव्यमान दे दिया मेरे को। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, मोल बना लेता हूँ, ठीक है ना। चलो, मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर 4 मिलीग्राम का मतलब 4 गुणा 10 की घात -3 अपॉन मोलर मास 40, यानी 10 की पावर -4 मोल आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा 10 की पावर -4 मोल। अभी डेंसिटी का कार्यक्रम शुरू करते हैं भाई। वॉल्यूम 1.5 लीटर दिया है ना, 1.5 लीटर का मतलब मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, 1500 ml हो जाएगा। तो डेंसिटी बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन यहां से मिलने वाला है मेरे को। डेंसिटी कितनी है 1.1 ग्राम पर ml, 1.5 लीटर यानी कि 1500 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 15 15 5 6 1 1650 ग्राम। ये क्या गया बच्चों, अपना सॉल्यूशन का द्रव्यमान आया है। अभी मेरे पास देखो सॉल्यूट का द्रव्यमान तो अपने पास है ना 4 मिलीग्राम, जो कि क्या है बहुत ही कम होगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है 4 मिलीग्राम को अगर तुम ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो देखो कितना होगा। ये 4 मिलीग्राम है ना, 4 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, यानी 4 × 10⁻³ ग्राम, यानी कि 0.004 ग्राम। अगर तुम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई खास फर्क पड़ेगा क्या, वहां पे नहीं पड़ने वाला। यानी जो तुम्हारा सॉल्यूशन का वेट है वही किसका वेट ले लेना, तुम सॉल्वेंट का ले लेना, या थोड़ा सा अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें वहां पे कोई नेग्लिजिबल फर्क आएगा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी और कोई बात नहीं है। चलो अभी आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना है, कैपिटल M। कैपिटल M क्या है बच्चों, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 की पावर -4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.5 लीटर। 1.5 का मतलब कितना हो गया 3/2, यानी 2/3 × 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स। ये हो जाएगा बच्चों अपना कैपिटल M। स्मॉल m निकालना है तो स्मॉल m देखते हैं। स्मॉल m कितना हो जाएगा 10 की पावर -4 अपॉन 1650 जो है वो सॉल्यूशन का वेट है। तो मैं केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 1.65 आएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर आ जाएगा 100 1000 10 की पावर -5, 2 डेसिमल हटा के 2 0 1 0 लिया 10 की पावर -5, ये हो गया 165। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 0 0। ये हो जाएगा अपना 200 डिवाइडेड बाय 33। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 200 डिवाइडेड बाय 33, तो 6 3 जा 18, 6 3 18 कैसे है 19, 10 में से 8 गया बचा 2, या गया 0, 6.0 और दोबारा से 6.06 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 6.06 × 10 की पावर -5 मोल केजी इनवर्स। ये क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल M आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्मॉल m, सॉरी मोलरता। मोलरता जो है वो कितनी आ रही है 2/3 × 10 की पावर -4। मोलरता कितनी आ रही है 6.06 × 10 की पावर -5। दो आ चुके हैं हमारे कैपिटल M और स्मॉल m। अभी W/W परसेंट देखते हैं। तो W/W परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, WB/W सॉल्यूशन × 100
परसेंट। तो बोलो WB की वैल्यू कितनी है, तो WB की वैल्यू है भाई 4 मिलीग्राम, यानी 4 गुणा 10 की घात माइनस का 3। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। अपॉन W सॉल्यूशन कितना है 1650, 1650, ठीक है, ये हो गया W सॉल्यूशन। और परसेंटेज में निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, 100% से 0 से 0 चला जाएगा अपना, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 40 × 10 की पावर -3 बाय 165, एक 0 और ले लेता हूँ इधर, ये 0 × 10 की पावर -4, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 थे 15, 5 3 15, 5 8 जा 40, 80 बाय 33। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा अपना 80 डिवाइडेड बाय 33, 2 66, 4 1 0, ये आ जाएगा अपना 3 बार जाएगा, 3 3 जा 9, 4 बार ले लेते हैं, 4 से 12 का 2, 4 से 13, ये हो जाएगा अपना 8, यानी कि दोबारा से 2.42। तो W/W परसेंटेज जो है अपना वो कितना आ जाएगा 2.42 × 10 की पावर -4 परसेंटेज, है ना। काफ़ी छोटी वैल्यू आएगी क्योंकि जो हमारा सॉल्यूट था वो काफ़ी कम था सॉल्वेंट के मुकाबले में, ठीक है। तो W/W परसेंट भी हो गया। W/V परसेंट देखते हैं, तो W/V परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। यहाँ देखो दोनों ग्राम ग्राम था, यहाँ ग्राम ml चलेगा या किलोग्राम और लीटर चलेगा, तो ग्राम में लिख लेता हूं मैं। WV कितना हो जाएगा 4 × 10 की पावर -4 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने को कितना दे रखा है 1.5 लीटर, इसको ml में कन्वर्ट कर लेते हैं 1500 ml, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसको लिख लेता हूँ मैं 4/15 गुणा 10 की घात -4%। डेसिमल में अगर ऑप्शन हो तो इसको आराम से तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अभी बचा XB और XA, तो मैं क्या करता हूँ XB निकाल लेता हूँ, XA -1 में से माइनस करके निकाल लेंगे। चलो NB तो अपने पास आ चुका है 10 की पावर -4 मोल। Na की बात करते हैं, तो Na के लिए मैं क्या करता हूँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1650 माइनस 4 मिलीग्राम, यानी कि 4 मिलीग्राम मतलब कितना हो गया बच्चों, बहुत ही कम वैल्यू हो गई, तो 1650 माइनस 0.004, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1649.996। अब इसको देखो क्या सॉल्व करना, उसको लगभग उतना ही ले लो ना, है। तो सीधे सीधे XA की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.9999 ले लेते हैं, और XB कितना हो जाएगा अपना 0.0001, है ना। बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, इसलिए वहां पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन था बच्चों जिसमें अपने को डेंसिटी दे दी थी, उसने वॉल्यूम दे दिया था, और बाकी सारी चीजें जो है वो अपने से कैलकुलेट करवा रहा था, ठीक है ना। अभी और मिक्स थोड़ा सा क्वेश्चन अपन करेंगे, तो यहाँ तक के पैटर्न पे क्वेश्चन लेते हैं अपन 4-5, उसको देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। अभी हमने सेक्शन पढ़ा मोलरता और मोलरता उससे रिलेटेड, उस पर सवाल करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ अपने को, निम्न के लिए कैपिटल M ज्ञात कीजिए। अपने को कैपिटल M की वैल्यू ज्ञात करनी है। पहला पोर्शन क्या दिया, 2 मोल NaOH प्लस 10 लीटर विलयन। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अपने को 2 मोल NaOH के दे दिए भाई, अपने को कैपिटल M ज्ञात करना है। कैपिटल M का फॉर्मूला याद करो, विलय के मोल बटा विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। तो विलय के मोल कितने दिए हुए हैं अपने को 2 मोल, और विलयन का आयतन कितना हुआ है 10 लीटर, तो 2/10 यानी सीधे सीधे कितना हो गया 0.2
कैपिटल M हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। दूसरा बोला 2 मोल H2SO4 500 ml विलयन में, तो भाई फॉर्मूला वही लगना है अपना, मोल कितने बोले हैं 2। अब विलयन का आयतन ml में तो पुट नहीं करना होता, अपने को किस में पुट करना होता है, लीटर में। तो वहां पे जो अपने को 500 ml दिया हुआ है ना, 500 ml की जगह पे अपन क्या लिख लेते हैं 0.5 लीटर या 1/2 लीटर भी आप लिख सकते हो। तो सीधे सीधे आंसर कितना हो जाएगा अपना 4m हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को ml से कन्वर्ट करना है किसके अंदर, लीटर के अंदर। तीसरा पार्ट देखते हैं अभी, तीसरे पार्ट में क्या बोल रहा है। 49 ग्राम H3PO4 जो है वो 200 ml विलयन के अंदर अपन घोल रहे हैं, तो सांद्रता अपने को निकालनी है, यानी कैपिटल M निकालना है। अब H3PO4 का जो मोलर मास होता है वो भी कितना होता है 98 H2SO4 के बराबर ही होता है। तो H3PO4 का मोलर मास हो गया 98 और द्रव्यमान दिया है 49। तो मोल निकाल लें सबसे पहले, तो विलय के मोल बराबर 49/98 कर लेते हैं, यानी कि 1/2 मोल अपने को मिल जाएंगे विलय के, ठीक है ना। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.5 मोल अपने को फाइनली मिल गया। अब वॉल्यूम कितना दिया है 200 ml, 200 ml का मतलब कितना हो जाएगा 0.2 लीटर। तो यहाँ पे कैपिटल M क्या हो जाएगा NB/वॉल्यूम, NB की वैल्यू कितनी हो गई 0.5 और वॉल्यूम कितना हो गया 0.2, तो हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5 मोल पर लीटर। ये क्या हो जाएगा अपनी फाइनली मोलरता हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो बेसिक क्वेश्चन था, एकदम प्रैक्टिस के लिए दिया था मैंने। चलो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर अपने को क्या बोल रहा है वो 0.2m, 5 लीटर KOH विलयन, अपने को 0.2m 5 लीटर KOH विलयन दिया है। मैं KOH के मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, फॉर्मूला ही तो इस्तेमाल करना है भाई, कैपिटल M बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो NB बराबर मोलरता कितनी दे रखी है आपको 0.2, ठीक है, और वॉल्यूम कितना दे रखा है अपने को 5, यानी कितना हो जाएगा सीधे सीधे 1 मोल हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वही जो फॉर्मूला है उसी को यूज में लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है बच्चों, देखो 2m, 800 ml NaOH विलयन में NaOH का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, पिछले क्वेश्चन में मोल निकाला था ना आप लोगों ने, तो मोल तक कर लो और फिर मोलर द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, वहां पे द्रव्यमान मिल जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल M बराबर NB/वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो NB बराबर सीधे सीधे क्या हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी कितनी दे रखी है आपको 2m और वॉल्यूम 800 ml। तो 800 ml को मैं 0.8 लीटर लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 1.6 मोल, ठीक है। ये तो आ गया अपना मोल। अभी द्रव्यमान निकालना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 40, ठीक है। 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 5 6, 64 ग्राम जो है वो क्या मिल जाएगा, हमें द्रव्यमान मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, देखो यदि 3 × 10⁻23 अणु ग्लूकोज के 200 ml विलयन में उपस्थित हैं तो कैपिटल M ज्ञात कीजिए। तो अणु दिया है तो डरने की कोई बात है नहीं भाई, हमें फॉर्मूला बनाना, मोल बनाना आता ही है। फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, दिए गए कणों की संख्या बटा एवोगैड्रो संख्या। तो कितनी दी गई कणों की संख्या है 3 × 10⁻23, ये हो जाएगा बच्चों 3 × 10⁻23 अपॉन एवोगैड्रो संख्या 6.022 की जगह पे 6 ले लेता हूं ताकि कैलकुलेशन मेरी इजी बनी रहे। तो 6 × 10⁻23 यानी 1/2 मोल हो गए भाई सीधे सीधे आपके, ठीक है। और वॉल्यूम कितना दिया है 200 ml। अच्छा 1/2 मोल का मतलब कितना हो गया 0.5 मोल हो गया, यानी 2.5 जो हमारा यहाँ पे हमने सॉल्व किया हुआ है इसको, है ना ऑलरेडी। तो मोलरता बराबर कितना हो जाएगा 0.5 मोल अपॉन 0.2 यानी कि 5/2 मोल प्रति लीटर अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
तो मोल बनाना अपने को बेसिकली। तो अब वो किसी भी तरीके से मोल कैलकुलेट करवाए ना, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, उसने अपने को कणों की संख्या दे दी, द्रव्यमान की जगह पे क्या दे दिया उसने, कणों की संख्या दे दी। तो क्या प्रॉब्लम है, कणों की संख्या से भी तो हमें मोल बनाना आता है। हमने फॉर्मूला कौन सा लगा दिया, दिए गए कणों की संख्या और बटा एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैंने वहां कितना इस्तेमाल किया, 6 इस्तेमाल किया। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, यदि 100 ग्राम जलीय NaOH विलयन में 20 ग्राम NaOH उपस्थित है तो मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखो 100 ग्राम जलीय NaOH विलयन यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन अपना कितना है यहाँ पे 100 ग्राम। ठीक है, जो विलयन है हमारा उस विलयन का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम और उसमें NaOH यानी WB की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 20 ग्राम। तो सीधे सीधे मेरे को सॉल्वेंट का द्रव्यमान मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 बराबर 80 ग्राम। ठीक है, यानी कि चलो 80 ग्राम है ना, किलोग्राम में कन्वर्ट कर ही लोगे। अब मोललता निकालनी है, तो मोललता निकालने के लिए तुम्हें विलय के मोल चाहिए रहेंगे। तो विलय के मोल बराबर ये बना लेते हैं 20 बटा क्या था भाई NaOH था यानी कि 40 यानी कि 0.5 मोल हो गया तुम्हारा। ठीक है, अभी फॉर्मूला इसको कन्वर्ट किया तो 0. यानी 8 इंटू 10 की पावर -2 ठीक है किलोग्राम में। भाई 1000 से भाग दे दो, एक 0 से 0 कट गया, 2 0 जो है ऊपर जाके 10 की पावर -2 हो जाएंगे। और इसको भी अगर मैं लिखूं तो 5 इंटू 10 की पावर -1 मोल हो जाएगा मेरा। अभी फॉर्मूला लगाते हैं कैपिटल M बराबर विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो ये हो गया अपना 8 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -1 मोल और ये हो गया 8 इंटू 10 की पावर -2। ये हो जाएगा 50/8। भाई 10 की पावर -2 जो है वो ऊपर जाके +2 हो जाएगा तो 50 दे देगा वो है ना। एक -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 10 बचेगा यानी 50 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया भाई 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 4 6 जा 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, 6.25 स्मॉल m हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो भाई उसने क्या किया था, विलयन का द्रव्यमान दिया था और विलय का द्रव्यमान दिया था। अब मोलरता में हमें पता है यार विलायक का द्रव्यमान भी चाहिए होता है, तो हमने क्या किया विलयन के द्रव्यमान में से विलय का द्रव्यमान जो है वो माइनस कर दिया। वो माइनस करते ही हमारे पास किसका द्रव्यमान आ गया, विलायक का द्रव्यमान आ गया। उसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया और विलय के मोल बना लिए और फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो स्मॉल m है यानी कि मोललता हम निकाल रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 6 क्या बोला है क्वेश्चन में 80 ग्राम NaOH 200 ग्राम जलीय NaOH विलयन में 80 ग्राम NaOH है और विलयन का द्रव्यमान कितना है 200 ग्राम में उपस्थित है। तो स्मॉल m कैपिटल M ज्ञात कीजिए। डेंसिटी अपने को उसने दे रखी है। तो सबसे पहले डेटाज लिख लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है उसने अपने को 80 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम जलीय NaOH विलयन यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन अपना कितना हो गया बच्चों 200 ग्राम हो गया। ठीक है, अभी मैं WA निकाल लेता हूं क्योंकि मेरे को मोललता भी निकालनी है ना। WA भी लगे हाथों लिख लेते हैं। तो ये जाएगा 200 माइनस 80 बराबर 120 ग्राम। चलो अभी आगे बात करते हैं। डेंसिटी उसने अपने को दे रखी है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बना लेते हैं। ये हो जाएगा 80 बटा कौन सा था भाई NaOH था, तो ये हो जाएगा 40 यानी कितना हो गया सीधे सीधे 2 मोल अपने पास आ गया। अभी डेंसिटी बराबर क्या होता है अपना वेट अपॉन वॉल्यूम यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू। अच्छा चलो इसने अपने को दे रखी है ऑलरेडी है ना, डेंसिटी की जरूरत ही नहीं है अपने को फिलहाल। तो चलो डेंसिटी कितनी दे रखी थी 0.5 ग्राम पर ml, हालांकि वॉल्यूम के लिए उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो डेंसिटी बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर वेट अपॉन डेंसिटी। वेट सॉल्यूशन का कितना है भाई 200 ग्राम है, डेंसिटी कितना है 0.5 ग्राम पर ml।
यानी कि हो जाएगा 2000/5, ठीक है, यानी कि 5 4 जा 20, 0.4 लीटर हमारा क्या आ गया यहाँ से वॉल्यूम आ गया, ठीक है। यहाँ से जब तुम वॉल्यूम सॉल्व करोगे ना तो ये किस में आएगा, तुम्हारा मिलीलीटर में आएगा, और 1000 से भाग देके मैंने सीधे इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, लीटर में। अभी कैपिटल M यानी कि मोलरता बराबर विलेय के मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो विलेय के मोल कितने आ चुके हैं, 2 मोल, और ये हो गया अपना 0.4 यानी 20/4 यानी कि 4 5 जा 20, 5 मोल लीटर इनवर्स तो हमारा हो जाएगा कैपिटल M। स्मॉल m की बात करते हैं तो स्मॉल m क्या हो जाएगा हमारा, विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान किस में पुट करना होता है, किलोग्राम में, तो ये हो जाएगा 2, और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में अपने को कितना आ चुका है, 120 ग्राम। 120 ग्राम का मतलब हो गया 0.12, ठीक है, किलोग्राम। ये हो जाएगा अपना 200/12, 4 3 12, 4 5 जा 20, इसको सॉल्व किया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 16.67 स्मॉल m हमारा क्या हो जाएगा, मोललता हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और है अभी 7th वाला, उसको भी हम देख लेते हैं। तो 7th क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है वो हमसे, 200 ग्राम NaOH को 1000 ग्राम जल के साथ यदि विलयन बनाती है, ठीक है। तो बेसिकली WB की वैल्यू उसने अपने को कितनी दे दी है, 200 ग्राम NaOH दे दिया 1000 ग्राम जल के साथ। अब भाई सॉल्वेंट का वेट उसने सीधे सीधे अपने को 1000 ग्राम दे दिया, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, यहाँ से 1200 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कितना आ जाएगा, 1200 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो, 200 ग्राम NaOH 1000 ग्राम जल के साथ यदि विलयन बनाती है तो कैपिटल M तथा स्मॉल m ज्ञात कीजिए। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है उसने अपने को कितनी दे रखी है बच्चों, 2.4 ग्राम पर ml उन्होंने दिया हुआ है। चलो भाई अभी वॉल्यूम निकाल लेते हैं सीधे। हाँ, तो डेंसिटी बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर वेट अपॉन डेंसिटी। वेट कितना दे दिया आपने को विलयन का, 1200, भाई विलयन का पुट करना होगा ना। डेंसिटी कितनी दे रखी है, 2.4, ये हो जाएगा 12 1 2 3 अपॉन 24, यानी कि ये हो गया 2। ये ml में आएगा बच्चों, आपका लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1.2 लीटर सीधे हो गया, यानी 0.5 लीटर हो गया। अभी विलेय के मोल निकालते हैं। विलेय के मोल बराबर 200 बटा किसका था भाई, विलयन NaOH का, यानी ये हो जाएगा 40, यानी कि 5 मोल आ गए अपने पास इसके। हो गया सवाल भाई। अपने को कैपिटल M निकालना है ना, तो कैपिटल M क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में पुट करते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 5 मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है अपना, हाफ लीटर, यानी कि सीधे सीधे 10 m हो जाएगा। दूसरा स्मॉल m निकालना है। स्मॉल m क्या होता है, NB अपॉन WA इन किलोग्राम, ठीक है, WA इन किलोग्राम। अब NB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 मोल। WA की वैल्यू कितनी है, WA किधर गया, ये रहा 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मतलब कितना हो गया भाई, 1 kg हो गया, यानी इसका आंसर सीधे सीधे कितना हो गया, 5 m हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्या है, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैसे यूज में लेना है, फॉर्मूला एकदम आपके माइंड में सेट होना चाहिए। अगर मान लो फॉर्मूला आपके माइंड में सेट नहीं है ना, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। भाई फॉर्मूला माइंड में सेट होगा तभी तो आप पहले ये आइडिया लगाओगे कि मुझे क्वेश्चन के अंदर चाहिए क्या क्या, रिक्वायर्ड क्या क्या है, और रिक्वायर्ड क्या क्या है ये पता लगेगा तभी तो उसको कैलकुलेशन में लाओगे आप। तो इसलिए फॉर्मूला पहले अच्छे से याद करो। देखो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो सारे फॉर्मूले तुम्हें याद होना जरूरी है। भाई मोल के फॉर्मूले कौन कौन से हैं, उसके बाद हमारे मोलरता के कौन से हैं, मोलरता के कौन से हैं, तो वो सारे फॉर्मूले जब तक याद नहीं होंगे इनके क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलो एक और सवाल देखते हैं। मान लो अपने को दिया हुआ है बच्चों Na2CO3, ठीक है, इसका अपने को 100 ग्राम दिया हुआ है। इसको हमने जलीय विलयन बनाया, यानी कि जल के अंदर घोला, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारा वो कितना आ गया, मान लो 2 लीटर हमको दिया हुआ है। अब उसने बोला है आपसे मोल्स ऑफ Na+ आपको ज्ञात करना है, या कंसंट्रेशन ऑफ Na+ आपको ज्ञात करना है।
अब बच्चों देखो ये जो मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया ना Na+ के बाहर, ये देखते ही तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि वो कंसंट्रेशन पूछ रहा है। इस तरीके से बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, वो कंसंट्रेशन पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हमें रोज लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई फिजिक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है, ठीक है बच्चों। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है, ठीक है। तो वो आपको सर्च करेंगे वहाँ पे तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो कैपिटल M मोलरता लिखे चाहे बड़ा ब्रैकेट लगाए, बात एक ही होती है, वहाँ पे कोई फर्क नहीं है। तो एक तो तुम्हें Na+ के मोल निकालने हैं, Na+ की सांद्रता भी निकालनी है। चलो सवाल को करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ठीक है ना। तो 1000 ग्राम है ये, तो चलो हो गया 1000 ग्राम, ठीक है। Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो 23 दूनी 46 और CO3 का हो जाएगा 60, है ना। 48 और 12 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 106, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डिवाइडेड बाय 106। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 0, यानी 500/53 मोल अपने पास इसके आ चुके हैं, ठीक है। अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ, अच्छा ये मोल किसके आए हैं अपने, Na2CO3 के। अब सोचो जो तुम्हारा Na2CO3 है ना, ये टूटेगा कैसे। ये देगा तुम्हें 2 तो Na+ और 1 देगा तुम्हें CO3-2। तो सोचो यहाँ पे अगर तुम्हारे 500/53 मोल अगर इसके हैं, तो जब ये टूट जाएगा, हाँ अभी तो कुछ भी नहीं है, जब ये टूट जाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझो ये पूरा का पूरा जल में टूटेगा, तो 2 तो क्या देगा तुम्हें Na+ और 1 क्या देगा CO3-2। तो 500/53 मोल हैं ये इधर और इधर। अभी स्टार्टिंग में तो चलो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब ये टूटेगा तो 500/53 का डबल मोल मिलेगा यहाँ पे, है ना। यानी 1000/53 या 2 गुणा 500/53 मोल अपने को किसके मिलेंगे भाई, Na+ के। और ये कितना मिलेगा अपने को, 500/53 मोल CO3-2 के मिलेंगे। अब उसने से अपने पूछा क्या है, Na+ के मोल। तो मोल ऑफ Na+ सीधे सीधे कितने आ गए भाई, मोल ऑफ Na+ कितने आ गए, 1000/53 मोल तो इसके हो गए। अब इसके मोल मिल गए तो सांद्रता ही तो निकालनी है। तो सांद्रता ऑफ Na+ यानी मोलरता क्या हो जाएगी, मोल ऑफ Na+ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। Na+ के मोल कितने हैं, 1000/53 और वॉल्यूम कितना है 2, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 500/53। तो इस तरीके से भी कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है, जो हमारे कुछ आयंस होते हैं ना बच्चों, उन आयंस की सांद्रता वो अपने से पूछता है, ठीक है ना। चलो एक और सवाल देखते हैं। मान लो अपने को CaOH होल ट्वाइस दिया हुआ है। CaOH होल ट्वाइस का उसने 50 ग्राम दे दिया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उसने अपने को 5 लीटर मान लो दे दिया, और उसने OH- आयन की सांद्रता तुमसे पूछी है ना। ये बिग ब्रैकेट का मतलब क्या है, तुम्हें सांद्रता बतानी है। चलो भाई अभी यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा मोल बनाने का होगा। तो मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, ये हो गया 50। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान देख लेते हैं। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 17, 17 दूनी क्या हो जाएगा 34, कार्बन कैल्शियम का 40, 74। तो 50/74। अब देखो तुम इसको 50/75 भी लिख सकते हो। 50/75 लिखने से तुम्हें फायदा क्या होगा, कैलकुलेशन तुम्हारी इजी हो जाएगी, 2/3 बन जाएगा ये। बट खैर एग्जैक्ट कैलकुलेशन बाद में करेंगे अपन, अभी नॉर्मली कर देता हूं मैं 50/74 मोल ही रहने देता हूं, ठीक है ना, इतना ही रहने देता हूं। अभी सोचो CaOH होल ट्वाइस जो है ना, ये कैसे टूटेगा, कैल्शियम प्लस 2OH होल ट्वाइस में डबल OH- के आयन मिलेंगे ना। तो अगर तुम्हारे इसके 50/74 मोल हैं, तो ये जब टूट जाएगा
तो इसके कितने मिलेंगे 50/74 मोल, इसके कितने मिलेंगे 2 गुणा 50/74 मोल मिलेंगे ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कितनी हो जाएगी यहाँ से तुम्हारी 2 गुणा 50/74 तो मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यानी कि 5, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 10 यानी 20। अच्छा इसको भी काट लेते हैं, 2 3 6 2 7 14, 10/37 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये OH माइनस आयन की क्या हो जाएगी सांद्रता हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों वो अपने से क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, किसी पर्टिकुलर आयन के भी वो अपने से सांद्रता कैलकुलेट करवा सकता है। तो फंडा वही है, बस अपने को आयंस में तोड़ना आना चाहिए। जैसे H3PO4 है तो वो टूटेगा तो कितने H+ आयन देगा 3 H+ आयन देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से वो तो तुम्हें देखो तोड़ना अगर आता है तो आयंस की मोल मिल जाएंगे, और फिर वैसे ट्रीट करो ना उसको जैसे मोलरता कैलकुलेट करते थे ना, मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वाला लॉजिक उसके अंदर हम लोग यूज में लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अभी कुछ पॉइंट्स आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ तक हमने अभी क्वेश्चंस किए, ठीक है, अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और कुछ रिलेशंस और देखते हैं। जैसे पहला हमारा रिलेशन है कैपिटल M और स्मॉल m के अंदर रिलेशन। तो अगली हेडिंग डालो, मोलरता तथा मोललता में संबंध स्मॉल m तथा कैपिटल M रिलेशन तो भाई स्मॉल m तथा कैपिटल M के अंदर क्या रिलेशन है। ठीक है, मान लो ये कोई एक अपने पास क्या दिया हुआ है, एक विलयन दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो विलयन है इसके अंदर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है आपका। तो वो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है आपका, उसके अंदर आपको डेंसिटी भी दे रखी है। ठीक है, तो कोई मान लो सॉल्यूट है और कोई सॉल्वेंट है और इसकी डेंसिटी दे रखी है उसने अपने को। ठीक है, और सपोज करो इसका कैपिटल M अपने को दिया हुआ है। ठीक है, गिवन, ये क्या है अपने को गिवन है, और स्मॉल m वो अपने से पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो एक तो वो लॉन्ग मेथड है भाई, कैपिटल M जो है उससे डेंसिटी से रिलेट करके तुम मास वगैरह कैलकुलेट करोगे। ठीक है, और विलायक के द्रव्यमान तक पहुंचोगे। भाई मोल तो पहले मिल ही चुका होगा तुम्हें। तो उतने लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है जरा देखना। स्मॉल m आपको मोललता ज्ञात करनी है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1000m/1000d माइनस m.mb। ठीक है, कहाँ से आया है कैसे आया है तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ना कोई कभी तुमसे पूछने वाला है, सीधे तुम्हारे फॉर्मूला जहन में होना चाहिए। मोललता, भाई स्मॉल m क्या है यहाँ पे मोललता है, बता दूं मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से। ये हो जाएगी अपनी मोललता, कैपिटल M हो जाएगा तुम्हारा मोलरता, D क्या हो जाएगा तुम्हारा घनत्व, विलयन का घनत्व, और MB क्या हो जाएगा तुम्हारा विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो मोललता अगर तुम्हें निकालनी है, फॉर्मूला लगाओ सीधे 1000m/1000d माइनस m.mb। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन इस पे। एग्जाम्पल से जो है ज्यादा अच्छा क्लियर होगा आपको। तो सपोज करो एक विलयन है हमारे पास, NaOH प्लस H2O का जलीय विलयन है। ठीक है, जो घनत्व हमें दिया हुआ है वो है 1.02 ग्राम पर ml। क्लियर, और घनत्व कैपिटल M इस विलयन का दिया हुआ है अपने को 2m। स्मॉल m की वैल्यू वो अपने से कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। फॉर्मूला याद करो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम। मोललता बराबर 1000m/1000d माइनस m.mb। स्मॉल m बराबर 1000, मोललता कितनी दे रखी है भाई तुमको 2,
ये कर दिया 2 अपॉन 1000, डेंसिटी कितनी दे रखी है तुम्हें 1.02 माइनस कैपिटल M हो गया 2 और ये हो गया तुम्हारा 40। ठीक है भाई, 40 कैसे आया, MB, यानी कि जो हमारा विलायक है, सॉरी विलेय है, विलेय का मोलर द्रव्यमान हम लोग पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, M बराबर ये हो जाएगा 2000 अपॉन 1.02 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 1020 माइनस 4 टू जा 80 हो गया। ये हो गया 2000 बटा 950 है। 1020 में से 80 अगर चले जाएंगे तुम्हारे तो कितना आएगा भाई 940 है ना, 20 चले गए और बचा कितना उधर से 60 जाएगा अगर 1000 में से तो 940 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया तुम्हारा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ये हो गया 100, यानी स्मॉल m हो गया तुम्हारा 100 अपॉन 47, यानी 2 से थोड़ा बड़ा 2.08 ले लेता हूं मैं, राउंड अप करके ले लिया मैंने 2.08। तो ये भाई आपका क्या हो गया, स्मॉल m की वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन बनते हैं। एक और देखते हैं इसमें एग्जांपल। मान लो अपने को दिया है भाई CaCO3 का AQ। AQ मतलब क्या है बच्चों, जलीय है ना। जो भौतिक अवस्था हम लोग लिखते हैं ना, जैसे ठोस है तो उसके लिए सॉलिड इंग्लिश में बोलते हैं तो S लिख लेते हैं, द्रव होता है यानी लिक्विड तो उसके लिए हम L लिख लेते हैं, गैस के लिए हम लोग G ले लेते हैं। तो जो जलीय विलयन होते हैं, जलीय विलयन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं भाई, एक्वस लिखते हैं, ठीक है इंग्लिश में। तो यहाँ पे एक्वस CaCO3 मतलब CaCO3 का जलीय विलयन तुमको उसने दिया है, ठीक है ना। तो CaCO3 का जलीय विलयन दे दिया, डेंसिटी उस विलयन की दे रखी है तुम्हें 1.5 ग्राम पर ml, ठीक है। डेंसिटी कितनी दे दी उसने 1.5 ग्राम पर ml। स्मॉल m की वैल्यू उसने तुम्हें दे रखी है मान लो 2m, कैपिटल M वो तुमसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी हमें दे ही रखी है उसने, सीधे मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूं। तो डेंसिटी यानी कि स्मॉल m बराबर 1000 m, देखो जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे ना उतनी जल्दी तुम्हें याद होगा। तो ज्यादा से ज्यादा जितनी बार भी, अभी देखो स्टार्टिंग है तो जितनी बार भी क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल रहा है उतनी बार फॉर्मूला लिखो, उतनी ही जल्दी तुम्हें क्या होगा, याद होगा। तो ये होगा 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m डॉट md, ठीक है। चलो भाई वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये हो गया m की वैल्यू कितनी है 2 बराबर 1000 m अपॉन 1000 d, डेंसिटी दे रखी है ना आपको 1000 1.5 ग्राम पर ml। अच्छा यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में एक बात और ध्यान रखना, जो ये विलयन का घनत्व होता है ना ये ग्राम पर ml में ही पुट होना चाहिए, क्योंकि ये जो इस फॉर्मूले में 1000 तुम्हें नजर आ रहा है ना, ये इस ml को हम ऑलरेडी लीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं तुम 2 बार कन्वर्ट करते जाओ उसको, भाई लीटर में कन्वर्ट कर दिया तुमने दोबारा से। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए तुम्हारा, ग्राम पर ml में ही डेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 ग्राम पर ml पुट कर दिया, माइनस m की वैल्यू निकालनी है, MB भाई CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है हमारा 100 होता है। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। 2 0 यहाँ से कॉमन ले लिए मैंने, ये 100 कॉमन ले लिया, इधर 100 से कैंसिल आउट भी कर दिया। अभी कितना हो गया भाई, ये 10 इंटू 1.5 यानी कि 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 माइनस 2m बराबर 10m, यानी कि 12m बराबर 30 हो गया। m बराबर 30 बटा 12, ठीक है। 3 से चला जाएगा, 3 4 जा 12 और 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2.5 आ जाएगा, यानी 2.5 कैपिटल M हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो ये फॉर्मूला याद रहने से तुम्हें बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन हो जाएंगे। अदरवाइज देखो लंबा चौड़ा मेथड तो है ही भाई, वहां से जो मोलरता दे रखी है, मोलरता से तुम भाई सॉल्यूशन का आयतन मान लोगे 2 लीटर मान लिया, वहां से विलय के मोल आएंगे, फिर उस आयतन से तुम डेंसिटी कैलकुलेट करके विलयन का द्रव्यमान निकालोगे, विलय के मोल से द्रव्यमान बनाओगे, फिर वो बहुत लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उससे बचने का आसान सा तरीका बच्चों यही है कि ये फॉर्मूला याद रखो, सिंपल सा फॉर्मूला है, मोलरता बराबर 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m डॉट mb,
सिंपल सा फॉर्मूला, यूज में लो उसको। डेंसिटी ग्राम पर ml में होनी चाहिए, मोलर द्रव्यमान तो ग्राम पर मोल में होता ही है, मोलरता जो है वो हमारी मोल प्रति लीटर में होनी चाहिए, मोलरता जो है वो हमारी मोल प्रति केजी के अंदर होनी चाहिए। चलो अभी यहाँ पे एक और लॉजिक हम लोग समझने जा रहे हैं जिस पे हमारा क्वेश्चन बनता है। तो घनत्व के आधार पे अगर हमसे डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाए कि भाई स्मॉल m बड़ा होगा कि कैपिटल M बड़ा होगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस काफी बार बनता है, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो अगर डेंसिटी जो है आपकी वो लेस देन 1 है, ठीक है, उस केस में स्मॉल m इज ग्रेटर देन कैपिटल M होगा। ठीक है, क्या सीख रहे हैं हम बच्चों? डेंसिटी दे रखी है और स्मॉल m कैपिटल M में अगर वो रिलेशन पूछ रहा है तो हम डायरेक्टली कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले अगर डेंसिटी आपकी 1 से कम है, विलयन का जो घनत्व है ना वो 1 से अगर कम है तो मोलरता आपकी ज्यादा होगी मोलरता से। दूसरा, अगर घनत्व आपका 1 है तो भी स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी कैपिटल M से। अगर घनत्व आपका ग्रेटर देन 1 है तो भी इस स्मॉल m इज ग्रेटर देन कैपिटल M। यानी कि तीनों ही केस में जो मोलरता होती है वो मोलरता से ज्यादा होती है। लेकिन अगर घनत्व आपका बहुत ही ज्यादा है 1 से तो आपकी मोलरता ग्रेटर देन हो जाएगी स्मॉल m से। तो ये तुम्हें डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है बच्चों। सीधा सवाल पूछता है कि NaOH का विलयन है, उसका घनत्व है 1 ग्राम पर ml, तो कौन किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, स्मॉल m की कैपिटल M की? तो देखो 3 केस के अंदर तो हमारा स्मॉल m ही ग्रेटर देन होगा कैपिटल M से। एक इकलौता जो केस है वो क्या है? डेंसिटी अगर 1 से बहुत ज्यादा हो तो वही ऐसा केस होता है जिसमें मोलरता जो है आपकी वो क्या होती है? ज्यादा आती है स्मॉल m से। ठीक है बच्चों, चलो ये हमारा रिलेशन था। ये रिलेशन अच्छे से नोट कर लो, इसके ऊपर बहुत बार सवाल पूछे हुए हैं, तो अच्छे से नोट करो और इसको याद रखो। और ये फॉर्मूला जो मैंने अभी स्मॉल m कैपिटल M के रिलेशन वाला बताया, इसको भी नोट करो ताकि हमारा समय बचे। एग्जाम में मेन टारगेट जो हमारा बच्चा होता है वो समय बचाना ही होता है। देखो इतना कोई हाई फाई नहीं होता नीट का लेवल, वहां पे बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए भाई तुम्हें समय भी तो निकालना है। समय कैसे निकालोगे? जितने ज्यादा शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करोगे, जितने ज्यादा फॉर्मूलेज याद रखोगे, जितनी जल्दी रिकॉल करोगे, उतना ही तुम्हारा क्या होगा? वहां पे समय बचेगा। ठीक है, और जितना समय बचेगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे उतने बढ़िया मार्क्स, उतनी अच्छी रैंक, उतना अच्छा कॉलेज। ठीक है ना? चलो भाई अभी एक और रिलेशन देखते हैं अपन। ठीक है, XB क्या है बच्चों? अपना मोल अंश विलेय का। XB तथा मोलरता में रिलेशन। ठीक है, XB तथा मोलरता में रिलेशन। तो अभी XB और मोलरता में क्या रिलेशन है जरा समझो भाई। यहां पे आपका स्मॉल m क्या होता है? विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान किस में? किलोग्राम में। हाँ यही होता है ना। अभी ये हो गया तुम्हारा स्मॉल m बराबर NB को भाई WB अपॉन MB इंटू WA किलोग्राम। ठीक है, या अपने को क्या निकालना है? XB के साथ रिलेशन लिखना है ना, तो यहां से शुरुआत करते हैं अपन। XB से स्टार्टिंग लेते हैं। XB क्या हो जाएगा भाई? अपना NB अपॉन NA प्लस NB होता है ना। देखो ये अभी ये जो XB है अपना, ठीक है, इसको अपन ने क्या लिख दिया? NB, इसको तो ऐसे ही रहने दिया। NA को क्या लिख दिया अपन ने? WA अपॉन MA प्लस NB। अब हम यहाँ पे ये मानते हुए चल रहे हैं कि NB का जो मान है ना वो बहुत ही कम है। NB इज वेरी वेरी लेस देन NA। ठीक है, तो ये NB की वैल्यू अगर NA से बहुत कम होगी तो मैं क्या कर सकता हूं? यहां इस NB को हटा सकता हूं।
यानी एक्स बी को मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ, एन बी अपॉन एन ए, और उसको भी क्या लिख सकते हैं अपन, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम ए। लेकिन ये केवल कब अप्लाई करना है अपने को, जब एन बी का मान क्या हो, बहुत ही कम हो एन ए से, ठीक है, केवल तभी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं हर जगह तुम अप्लाई कर रहे हो, हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते बच्चों। क्या किया हमने, दोबारा देखो एक बार, एक्स बी क्या होता है हमारा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है। तो बच्चों अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। अब हमारा क्या है, एन बी की वैल्यू बहुत ही कम है एन ए से, तो हमने एक्स बी को क्या लिख दिया, एन बी अपॉन एन ए लिख दिया। ये जो नीचे वाला हमारा एन बी है ना, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, तो ये क्या हो गया, एन ए हो गया। देखो किसी बड़ी चीज में से अगर कोई छोटी चीज तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या ऐड कर रहे हो तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो तुम 1000 में 0.01 ऐड कर रहे हो, 1000 में कितना ऐड कर रहे हो, 0.01, तो 1000 में यार 0.01 ऐड करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, 1000.01 यानी उसको 1000 ही तो लिखोगे ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर एन बी का मान बहुत ही कम है एन ए से, तो मैं एन बी को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हटा सकता हूँ और केवल एन ए भी लिख सकता हूँ, फर्क मेरा नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने लिख दिया एन ए, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या हुआ, एन ए को एक्सपेंड किया तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए हो गया। अब सोचो ये एन बी अपॉन डब्ल्यू ए जो है ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा भाई मोललता, ठीक है, और एम ए। अच्छा इसको अपने को ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करना था ना, तो 1000 से डिवाइड भी लगे, तो अपन कर देते हैं। तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा अपना, एम डॉट एम ए अपॉन 1000। ये हमारा सीधे रिलेशन बन जाएगा मोल अंश अगर विलेय और मोललता के अंदर वो पूछ रहा है। लेकिन एक बात का यहाँ पे ध्यान हमें ये रखना है कि विलेय के जो मोल होंगे वो बहुत ही कम होने चाहिए, किससे बच्चों, एन ए से, यानी कि विलायक के मोलों से क्या होने चाहिए, बहुत ही कम होने चाहिए, तभी हम ये लॉजिक इस्तेमाल कर पाएंगे, अदरवाइज ये लॉजिक का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो अभी इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो उसने अपने को बोला कि भाई ये अपने पास सॉल्यूशन है NaCl प्लस H2O का, और इसमें XB की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 0.2 दे रखी है, ठीक है। XB की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 0.2 दे दी। अभी तुम्हें क्या निकालना है भाई, मोललता की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो दो फॉर्मूले दो तरीके बताता हूं इसके अंदर, ठीक है। दो तरीके कौन से हैं, पहला तो XB की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट मेथड देखते हैं, फर्स्ट मेथड क्या है जो कि एक्यूरेट ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे तो हम नेग्लेक्शन के साथ कैलकुलेशन करेंगे ना। चलो फर्स्ट मेथड क्या है, XB की वैल्यू कितनी होगी, 0.2। अच्छा XB को क्या लिख सकता हूं मैं, NB अपॉन Na प्लस NB लिख सकता हूं। इसकी वैल्यू कितनी लिख सकता हूं मैं, 0.2/1। भाई यहाँ नीचे कुछ दिया था क्या, नहीं दिया था, तो मैं नीचे कितना लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। अरे यहाँ से मेरा मतलब क्या निकल के आ रहा है, NB की वैल्यू अगर 0.2 है तो Na प्लस NB की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 होगी ना, ऑब्वियस ही बात है। देखो हाँ, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, डिवाइड करो, ऊपर वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। चलो यानी मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ Na की वैल्यू हो गई 0.8, ये भी ठीक है, ठीक है। चलो भाई अभी WA की वैल्यू निकाल लेते हैं। WA क्या हो जाएगा भाई, 0.8 मोल गुणा 18, यानी 8 8 जा 64 बचा 6, 8 1 जा 8 और 6 कितना हो जाएगा अपना 14, यानी 14.4 ग्राम जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। अभी मेरे को क्या निकालना है बच्चों, मोललता निकालनी है। मोललता क्या होता है, NB अपॉन WA इन किलोग्राम, ठीक है। NB की वैल्यू कितनी है, NB निकाल लेते हैं। NB की वैल्यू हो जाएगी, ये NB की वैल्यू हमारे पास 0.2 है, ठीक है। तो ये हो गया 0.2, ये हो जाएगा 14.4 इंटू 10 की पावर -3, डेसिमल से डेसिमल हट गया, ये हो जाएगा 2000/14144, है ना, 2000/1
144 आ जाएगा, डेसिमल से डेसिमल हट ही गया, 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाके मैंने 1000 लिख दिया। ये हो जाएगा भाई 1000 बटा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है। और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा भाई 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, और चला जाएगा 4 से चला जाएगा ना, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 125 बटा 9। तो स्मॉल m कितना हो जाएगा 125 बटा 9, यानी कि 9 1 जा 9, 10 11 12, 9 2 18, 9 3 9 4 जा 36 है। लमसम ले लेते हैं 13.9 ले लेते हैं अपन ना, कैलकुलेशन अप्रॉक्स ऑप्शन से उठाना है अपने को, तो 13.9 अपना क्या हो जाएगा स्मॉल m आ जाए। अब जरा इस फॉर्मूले से देखते हैं, है ना। एक्स बी बराबर क्या था अपना m डॉट एम ए अपॉन 1000, ठीक है। यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा एक्स बी इंटू 1000 अपॉन एम ए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू कितनी है अपनी 0.2 इंटू 1000, ठीक है, अपॉन, ठीक है। यहाँ पे एम ए अपना बच गया है। अब एम ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, एम ए की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 18। तो देखो 18 और वो ज़्यादा कोई खास डिफरेंस वहाँ पे है नहीं, तो इस वजह से क्या हो जाएगा अपना मोललता का आंसर लमसम उतना ही आ जाएगा। तो दोनों में से कैसे भी कैलकुलेशन करो, इससे जो है थोड़ा सा आंसर तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन में इसलिए आता है क्योंकि हम यहाँ पे एनबी को नेग्लेक्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले में एनबी की वैल्यू जो है वो 0.2 है और एनए की वैल्यू 0.8 है, तो इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब ऐसा हो ना बच्चों, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करो, यानी ये फर्स्ट मेथड यूज करो। ये सेकंड मेथड डायरेक्टली तुम्हें यूज लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड मेथड के केस कौन से होंगे, जैसे एनबी की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 0.001, हाँ, अब ये एनबी की वैल्यू तुम्हारी 0.00 या एक्सबी की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें 0.001 दे रखी है, तो ये बहुत छोटी वैल्यू होगी, है ना। ऐसे के अंदर तुम्हारा सेकंड वाला मेथड जो है वो एक्यूरेट आएगा, आंसर में फर्क नहीं आएगा। तो कोशिश करो फर्स्ट वाला मेथड इस्तेमाल करने की। फर्स्ट वाला मेथड हम कब इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम नेग्लेक्शन नहीं कर रहे हैं, यानी उससे हमारा आंसर नो डाउट ज्यादा एक्यूरेट आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा एक्सबी और मोललता में रिलेशन। अभी हम अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों, अभी हमने फॉर्मूला जो देखा था वो फॉर्मूला क्या था, देखो अपना एक्स बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, एम डॉट एम ए अपॉन 1000। ये जो फॉर्मूला देखा था बच्चों, इसमें एक खास बात ये थी कि इसमें जो सॉल्यूट के मोल्स होने चाहिए वो बहुत ही कम होने चाहिए Na से, ठीक है। ये इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो सेम एक और ऐसे ही फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसमें कुछ भी नेग्लेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो एक्स बी बाय एक्स ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये लिख सकते हैं ना। देखो अब एन ए प्लस एन बी से एन ए प्लस एन बी क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एक्स बी बाय एक्स ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए। अभी देखो यहाँ पे जो हमने नेग्लेक्शन पिछले वाला डेरिवेशन किया था एज इट इज वैसा ही स्टेप तो आ गई अपनी, है ना। तो सीधे ये जो है हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एम डॉट एम ए अपॉन 1000। इसमें आपको कुछ भी नेग्लेक्शन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नेग्लेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसमें हमें नेग्लेक्शन की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो या तो आप वो जो मेथड मैंने बताया था ना फर्स्ट मेथड वो यूज करो, या ये फॉर्मूला यूज करो, या अगर नेग्लेक्शन कर सकते हो तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या है, हम रिलेशन देखते हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन और स्मॉल m के अंदर। चलो अभी एक इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। मान लो ये अपने को सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, NaCl प्लस H2O का सॉल्यूशन है, इसमें 0.1 मोल अंश दिया हुआ है अपने को विलेय का, ठीक है। XB की वैल्यू 0.1 आ गई, अपने को क्या निकालना है, स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, XB बाय XA बराबर स्मॉल m इंटू MA बाय 1000, ठीक है। डायरेक्ट यूज में लो, XB की वैल्यू हो गई 0.1, XA की वैल्यू हो गई 0.9 बराबर स्मॉल m, MA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 बाय 1000,
यानी कि m की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0.1 यानी कि 1/9 तो चल ही रहा है। ये हो जाएगा 1000/18 और 1000/18 याद रखो होता है 55.55। तो 55.55 अपॉन 9 क्या हो जाएगा हमारा बेसिकली आंसर हो जाएगा इसका। तो ये हमने रिलेशन देख लिया, नया फॉर्मूला भी बता दिया मैंने जिसमें आपको नेग्लेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अभी हम एक और रिलेशन देखते हैं परसेंटेज W/W डेंसिटी और मोलैरिटी के अंदर जो हमारा रिलेशन है वो वाला पोर्शन, वो वाला फॉर्मूला और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो मान लो ये कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है, इसकी डेंसिटी कुछ आपको दे रखी है। ठीक है, और इसमें W/W परसेंटेज आपको दिया हुआ है, जैसे 5% W/W, 10% W/W, ऐसे करके आपको दिया हुआ है। अभी क्या करना है तुम्हें, इसके अंदर मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलैरिटी बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, परसेंटेज W/W इंटू D इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये हमारा क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। क्या बोला मैंने, है ना। तो ये बेसिकली रिलेशन हो जाता है अपना, या नया फॉर्मूला भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या है, मोलरता बराबर परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ पे भी जो हमें डेंसिटी पुट करनी होती है बच्चों, वो हम किस में पुट करते हैं, ग्राम पर ml में पुट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये कोई एक सॉल्यूशन है NaOH प्लस वाटर का, NaOH प्लस वाटर, इसके अंदर 5% W/W दिया हुआ है अपने को, इसकी रेटिंग कितनी है 5%, और जो डेंसिटी है वो 1.1 या 1.2 ग्राम पर ml दी हुई है। आपको क्या निकालना है, कैपिटल M की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मोलरता की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं ज़रा इसको। तो इसमें क्या है, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग डायरेक्ट। मोलैरिटी बराबर क्या है फॉर्मूला, बोलो जोर से, परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। अभी कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, परसेंटेज W/W कितना दे रखा है अपने को, सीधे सीधे 5%। परसेंटेज W/W कितना हो जाएगा अपना, 5% हो गया। डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.2 ग्राम पर ml हो गया, इंटू 10 हो गया, और MB की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 40। हाँ, सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 12, 1.5 कैपिटल M इज आवर आंसर। तो एक लॉन्ग मेथड से बचने के लिए हम इस शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, आंसर मिल जाता है। ठीक है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, परसेंटेज W/W ही पुट करना है। ऐसा नहीं तुम्हें परसेंटेज W/V दिया है और उसको तुम लोग सॉल्व कर रहे हो और जो है उसमें गलत आंसर आ रहा है, फॉर्मूला रॉन्ग इस्तेमाल कर रहे हो तुम। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, परसेंटेज W/W ही तुम्हें इस्तेमाल में लेना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत सारे हमने रिलेशंस देखे, मोलरता देखी, मोललता देखी, और उसके बाद हमने बहुत सारे रिलेशंस देखे कि मोल अंश और मोलरता में क्या, मोललता में क्या रिलेशन था, परसेंटेज W/W और कैपिटल M में क्या रिलेशन था। ठीक है, स्मॉल m और कैपिटल M में क्या रिलेशन था। तो वो सारा रिलेशन ऑलमोस्ट अपना हो चुका है। अभी अपन नए फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। नया जो फॉर्मूला है बच्चों वो है अपना नॉर्मलता। ठीक है, तो नॉर्मलता की हम लोग बात करते हैं। नॉर्मलता को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, कैपिटल N। अब नॉर्मलता का जो फॉर्मूला है वो ज़रा बड़े ध्यान से देखना, उसमें क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूलेज और चलते चलेंगे, तो वो सारे फॉर्मूलेज जो हैं वो भी हम हाथों हाथ समझते चलेंगे। वो नए फॉर्मूले हैं, ऐसा नहीं कि पुराने वाले फॉर्मूले ही तुम्हारे रिपीट होके आ रहे हैं, बिल्कुल ही नए फॉर्मूले हैं। तो उनके ऊपर भी हमें नज़र मारनी है, क्योंकि अगर वो हमें पता नहीं होंगे ना तो हम नॉर्मेलिटी जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, नॉर्मलता, यानी कि नॉर्मेलिटी। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बच्चों, स्मॉल n होता है। तो ध्यान से देखिएगा ज़रा,
नॉर्मलता बराबर विलेय का तुल्यांक बटा विलयन का आयतन। ठीक है, सिंबल फॉर्म में लिखे तो नॉर्मेलिटी बराबर, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब भैया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो समझ में आ ही रहा होगा, तुल्यांक यहाँ पे एक नई चीज आई है, तो तुल्यांक बोलो चाहे तुल्यांक संख्या बोलो एक ही बात है। तो अभी हमारा अगला टॉपिक भी यही है, तुल्यांक संख्या। ठीक है, देखो बच्चों तुल्यांक संख्या क्या होता है, यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये जिसको हम लोग केवल EQ से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक ही चीज है दोनों। तो इक्विवेलेंट बराबर होता है हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तुल्यांक बराबर विलेय का द्रव्यमान, किस में पुट करना है बच्चों, ग्राम में, अपॉन तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। हाँ, सिंबल की फॉर्म में देखते हैं, इक्विवेलेंट बराबर विलेय का द्रव्यमान, यानी यहाँ पे बेसिकली विलेय हम जिसका भी कैलकुलेट करेंगे उसका द्रव्यमान पुट करना है। ठीक है, तो द्रव्यमान ही लिख देता हूँ यहाँ पे, केवल द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार। तो ये हो गया द्रव्यमान, किस में पुट करना है ये अपने को, ग्राम में, और तुल्यांकी भार को हम लिखते हैं इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ई से भी लिख सकते हो आप, GEM से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब सवाल ये उठता है कि यार ये तुल्यांकी भार जो है ये क्या होता है, तो तुल्यांकी भार हम जरा समझते हैं। तो इसमें जो अगला है वो हमारा तुल्यांकी भार है। तो तुल्यांकी भार की बात करते हैं, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। ठीक है बच्चों, तो तुल्यांकी भार यानी कि जो इक्विवेलेंट मास है, तुल्यांकी भार बराबर मोलर द्रव्यमान बटा वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, ये जो वैलेंसी फैक्टर है ना बच्चों, इसको कई जगह एन फैक्टर से भी पढ़ा जाता है। तो इक्विवेलेंट मास क्या हो गया बेसिकली तुम्हारा, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब मुद्दा ये उठता है वैलेंसी फैक्टर क्या है। ठीक है, तो अब हम वैलेंसी फैक्टर निकालना सीखेंगे, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स में से एक है। लेकिन एक बार दोबारा से यहाँ पे तक बता दूं मैंने क्या बोला भाई, नॉर्मलता जो है वो क्या है, विलेय का तुल्यांक बटा विलयन का आयतन, यानी कि इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट यानी तुल्यांक संख्या क्या होती है, तुल्यांक बराबर द्रव्यमान ग्राम में बटा। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे। इक्विवेलेंट मास, ठीक है, अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर करके। अब वैलेंसी फैक्टर क्या है वो जरा हम लोग समझते हैं। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर जिसको हम लोग एन फैक्टर नाम से भी कई जगह पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखो इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो अलग अलग है हर जगह पे। जैसे सबसे पहला हमने लिया भाई, कोई लवण ले लेते हैं यानी कि सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट मान लीजिए हमने लिया।
अब सॉल्ट जो है उसमें दो चीजें होती है, एक होता है धनायन और दूसरा होता है ऋणायन। यानी किसी भी लवण को अगर तुम तोड़ोगे तो उसमें धनायन मिलेगा तुम्हें और ऋणायन मिलेगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो NaCl है तुम्हारे पास। अब NaCl को तुमने तोड़ा तो NaCl कैसे टूटेगा भाई, Na+ और Cl-। भाई ये 1 1 है ना भाई, 9-10 क्लास के अंदर तुमने फॉर्मूला बनाना सीखा है ना, उसी का उल्टा करना है तुम्हें। भाई NaCl कैसे बनाते थे, तुम कहते थे सर Na है Cl है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर किया तो Na+ बन गया और Cl जो है वो Cl- बन गया, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन गया हमारा, NaCl बन गया। ऐसे चलता था ना भाई। तो NaCl टूटा Na+ और Cl- में। अब लवण है ये, धनायन ऋणायन मिल गया। तो लवण के केस में जो वैलेंसी फैक्टर होता है दैट इज इक्वल्स टू LCM ऑफ कैटायन एंड एनायन। तुम्हें क्या करना है, कैटायन और एनायन का LCM उठाना है। कैटायन और एनायन का जो भी LCM होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा, है ना। LCM ऑफ कैटायन एंड एनायन, चार्जेस भी लिख देता हूं मैं, चार्जेस का, है ना, मैग्नीट्यूड देखना है केवल। क्या मतलब है, ये Na+1 Cl-1, कैटायन भी 1 चार्ज के साथ, एनायन भी 1 चार्ज के साथ। 1 और 1 का LCM कितना होगा भाई, 1 ही होगा ना, तो इसका वैलेंसी फैक्टर भी कितना हो गया, 1 हो गया। आ रही बात समझ में। इसी प्रकार से मान लो तुमने CaCl2 ले लिया। अब CaCl2 कैसे टूटेगा, कैल्शियम+2 जाएगा और 2Cl- जाएगा। अब कैल्शियम+2 पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, Cl- पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो 2 और 1 का LCM कितना होगा, 2 होगा। यानी यहां पर जो तुम्हारा वैलेंसी फैक्टर है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। तुम्हें तोड़ना आना चाहिए भाई कैटायन और एनायन में, अगर वो नहीं आता ना तो लवण का तुम वैलेंसी फैक्टर कभी नहीं निकाल पाओगे। मान लो तुम्हें दिया हुआ है Al2O3, Al2O3। अब Al2O3 कैसे टूटेगा भाई, एल्यूमिनियम +3 मिलेगा और O-2 बैलेंस किया तो ये हो जाएगा, 2 तो मिल जाएंगे तुम्हें एल्यूमिनियम +3 आयन और 3 मिल जाएंगे तुम्हें O-2 आयन। अब LCM उठाना है हमें कैटायन और एनायन के चार्जेस का। तो भाई एल्यूमिनियम के ऊपर है 3 और ऑक्सीजन के ऊपर है 2, तो 3 और 2 का LCM 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। जोड़ना नहीं होता, LCM लेना तो सबको आता ही है ना, 9-10 क्लास बचपन में पढ़ा है अपन ने, है LCM लेते हैं अपन। भाई 2 और 3 का LCM कितना हो जाएगा, 6। 2 और 2 का LCM कितना होगा, 2। 2 और 4 का LCM कितना हो जाएगा भाई आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने को क्या लेना है, बेसिकली वहां पे LCM लेना होता है, ठीक है ना। और देखें अगर हम, तो मान लो Ca3PO4 होल ट्वाइस दिया हुआ है, तो Ca3PO4 होल ट्वाइस कैसे टूटेगा भाई, कैल्शियम+2 में जाएगा और PO4-3 में जाएगा। अगर हम यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर देखें तो कैल्शियम+2 हो गया और PO4-3 हो गया, तो 3 और 2 का LCM कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। मान लो तुम्हें दिया हुआ है Na2C2O4। हाँ, Na2C2O4 क्या है, ये भी एक सॉल्ट है जो कि NaOH और H2C2O4 यानी कि ऑक्सैलिक एसिड से मिलके बना हुआ है। ये कैसे टूट जाएगा तुम्हारा, 2Na+ और C2O4- में टूट जाएगा। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा तुम्हारा भाई, -2 में, सॉरी, तो 2 और 1 का LCM कितना हो जाएगा, 2। तो ये सिंपली क्या हो गए बच्चे, आपके वैलेंसी फैक्टर हो गए किसी लवण के केस में। तो लवण के केस में तुम्हारा वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, LCM ऑफ कैटायन एंड एनायन चार्ज। तुम्हें धनायन और ऋणायन के आवेश का क्या करना है, LCM कैलकुलेट करना है। जो तुम्हारा वहां पे LCM होगा वही क्या हो जाएगा, उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये तो था लवण का केस। अभी हम लोग देखते हैं बेटा, अगर अपने को अम्ल दे दिया जाए, ठीक है, अम्ल, अम्ल यानी क्या हो गया हमारा, एसिड के केस में वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। तो देखो एसिड के केस में जो वैलेंसी फैक्टर होता है ना, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ H+ आयन, H+ आयन की संख्या, H+ आयन की संख्या, यानी जो हमारा H+ आयन की संख्या होगी ना, वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। क्या मतलब है, जैसे मान लो HCl एसिड है
अब HCl एसिड बेटा कितना H प्लस आयन देगा, एक H प्लस आयन देगा। कितने H प्लस आयन दिए इसने, एक, यानी इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, मान लो H2SO4 है, अब H2SO4 कितने H प्लस आयन देगा, 2 H प्लस आयन देगा ना, ये 2 H प्लस आयन देगा और SO4 -2 हो गया। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, जितने H प्लस आयन ये दे रहा है, तो कितने H प्लस आयन दिए इसने, 2 H प्लस आयन दिए। मान लो H3PO4 है, अब H3PO4 कैसे टूटेगा, 3 H प्लस हो गया और PO4 -3 हो गया। तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं किसी एसिड के अंदर। मान लो CH3COOH है, CH3COOH क्या होता है इसका नाम, एसिटिक एसिड। CH3COOH कैसे टूटेगा, CH3COO H प्लस, कितना H प्लस आयन दे रहा है, एक, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। हाँ, ऑक्सैलिक एसिड है, H2C2O4 बोल लो या COOH होल ट्वाइस बोल लो या COOH सिंगल बॉन्डेड COOH बोल लो, वो सारी एक ही चीज है। तो ऑक्सैलिक एसिड है, ये कैसे डिसोसिएट हो जाएगा तुम्हारा, 2H प्लस C2O4 -2 हो जाएगा, यानी वैलेंसी फैक्टर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो किसी एसिड के केस में जो वैलेंसी फैक्टर होता है हमारा, वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयन के बराबर। अब अगर तुम यहाँ पे नोट करो तो देखो यहाँ पे तुमने लवण के केस में वैलेंसी फैक्टर क्या लिखा था, एलसीएम ऑफ कैटायन एंड एनायन चार्जेस ना, वो लॉजिक तुम यहाँ पर भी लिखा सकते हो। जैसे HCl है, HCl में H प्लस है और Cl माइनस है, तो 1 और 1 हो गया, 1 और 1 का एलसीएम भी कितना होगा बच्चों, 1 ही होगा, तो वैलेंसी फैक्टर 1 ही आ रहा है। देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2, तो वैलेंसी फैक्टर भी 2 ही आ रहा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा, तो देखो वहाँ पे 3 आ रहा है। यहाँ पे हो गया 1 1 का एलसीएम 1, 2 1 का एलसीएम 2। तो आप जरूरी नहीं है कि यही याद रखोगे कि इतने जितने H प्लस आयन जा रहे हैं वही क्या होगा, उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। तुम ये भी बोल सकते हो कि भाई जो कैटायन और एनायन का एलसीएम है ना, वही तुम्हारा क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर होगा। ऐसे भी तुम लोग डायरेक्टली याद रख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर पूछता है ना एग्जाम में, तो एग्जाम के अंदर अपने को जवाब ये देना पड़ता है बच्चों की जो H प्लस आयन जितने जाएंगे उतना ही क्या हो जाएगा, उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाता है ना। एसिड के केस में ऐसा अपने को आंसर देना पड़ता है। चलो अभी आगे बात करते हैं। तो हमने लवण का देख लिया भाई, उसके बाद अम्ल का देख लिया। अभी तीसरा जो है हमारा वो है क्षार। क्षार यानी कि क्या हो गया बच्चों, बेस। अब अम्ल जो है वो तो H प्लस आयन रिलीज करता था, क्षार क्या रिलीज करता है, OH माइनस आयन। तो इस केस में जो हमारा वैलेंसी फैक्टर है वो किसके बराबर होगा बच्चों, OH माइनस आयन की संख्या के बराबर। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, अपना OH माइनस आयन की संख्या के बराबर हो जाएगा। चलो भाई एग्जाम्पल देखते हैं। ये हो गया अपना NaOH। NaOH कैसे टूटेगा, Na प्लस एंड OH माइनस के अंदर। तो बोलो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, कितने OH माइनस आयन दे रहा है, एक। CaOH होल ट्वाइस हो गया अपना, कैल्शियम प्लस 2 में जाएगा और 2 OH माइनस आयन देगा। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NH4OH, कितने OH माइनस आयन देगा वो आपका, एक OH माइनस आयन देगा। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा वहां पे, 1 हो जाएगा। तो अम्ल के केस में, क्षार के केस में और लवण के केस में वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालना है, ये पार्ट मैंने आपको समझा दिया है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, जितने भी एसिड हैं उन सब में एक ही तरीके से वैलेंसी फैक्टर निकाला जाएगा। कैसे, नंबर ऑफ H प्लस आयन देख के, जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन होंगे उतना ही क्या होगा, उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। क्षार के केस में वैलेंसी फैक्टर किसके बराबर होगा हमारा, नंबर ऑफ OH माइनस आयन के बराबर होगा। और लवण के केस में तुम्हें कैटायन और एनायन का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। जो भी कैटायन और एनायन का एलसीएम होगा वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, वैलेंसी फैक्टर बन जाएगा। वो वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे पुट करो, ठीक है। और जो भी है, लवण है, अम्ल है, क्षार है, उसका मोलर द्रव्यमान यहाँ पुट करो, सॉल्व करो, तुम्हें क्या मिल जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे सपोज करो तुम्हें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, ठीक है। तुल्यांकी भार
ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बच्चों, पहला तुम्हें दिया है, सपोज करो H3PO4। अब H3PO4 बोलो क्या होता है, अम्ल होता है। तो अम्ल होता है तो इसमें तुम्हें क्या देखना है कि ये कितने H+ आयन रिलीज करता है। तो H3PO4 बच्चों टूटता है, 3 H+ देता है और PO4-3 देता है। यानी इसका जो वैलेंसी फैक्टर आने वाला है वो कितना आएगा, वो आएगा 3। क्यों आएगा 3? क्योंकि भाई अम्ल था और सर ने बताया था कि भाई अम्ल के केस में जितने H+ आयन होंगे उतना ही क्या होगा, हमारा वैलेंसी फैक्टर होगा। अभी तुल्यांकी भार ज्ञात कर लेते हैं भाई इसका। तो H3PO4 का मोलर द्रव्यमान, H3PO4 का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 98 और तुल्यांकी भार हो जाएगा इसका 3। तो कितना हो गया आपका 98/3 इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, इक्विवेलेंट मास जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम पर इक्विवेलेंट। यानी एक इक्विवेलेंट का जो भार होता है उसको हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है अपना ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो और एग्जांपल देखते हैं। मान लो तुम्हें H2SO4 का इक्विवेलेंट भार निकालना है, तो इसको तोड़ दिया तुमने 2H+ + SO4-2। वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, तो भाई वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा आपका 2। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 H+ आयन रिलीज कर रहा है। अभी इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा अपना 98/2 यानी कि 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट भार। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी एक लवण लेते हैं। मान लो तुम्हें दे दिया CaCO3 का इक्विवेलेंट भार निकालना है ना, तुल्यांकी भार निकालना है। तो CaCO3 कैसे टूटेगा बोलो, एक तो कैल्शियम +2 में जाएगा और CO3-2 में जाएगा। तो वैलेंसी फैक्टर बोलो कितना होगा, वैलेंसी फैक्टर इसका हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इक्विवेलेंट मास मोलर मास यानी CaCO3 का मोलर मास कितना हो गया 100 और वैलेंसी फैक्टर कितना दे रखा है आपको 2। तो 100/2 यानी कितना हो जाएगा भाई इसका इक्विवेलेंट मास 50 ग्राम पर इक्विवेलेंट इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा। ठीक है भाई, अभी आगे बढ़ते हैं। चौथा, अभी अपन लेते हैं एक सॉल्ट CaCl2 ले लेते हैं, है ना। CaCl2 कैसे टूटेगा, कैल्शियम +2 + 2Cl-। तो वैलेंसी फैक्टर सॉल्ट के केस में कैसे निकाला जाता है भाई, तुम्हें जो धनायन और ऋणायन के ऊपर आवेश है उस आवेश का एलसीएम लेना है। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो गया तुम्हारा 2 हो गया। अभी इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास 71 और 40 यानी कि 111/2 यानी कि सॉल्व करके जो भी आएगा उतना ग्राम पर इक्विवेलेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें वैलेंसी फैक्टर और मोलर मास निकालना आना चाहिए भाई, इक्विवेलेंट मास तो यूं ही कैलकुलेट होके आ जाएगा, है ना। अभी अगला देखते हैं। अगला आपने को दिया है NH4OH। NH4OH कैसे टूटेगा, NH4+ और OH- के अंदर। तो इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो भाई मोलर मास देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा भाई 16 और 14 30 35/1 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये क्या हो जाएगा, इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, तुल्यांकी भार कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा एग्जांपल्स को। अभी तुल्यांकी भार हमें ज्ञात करना आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले हमने भाई वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना सीखा एसिड, बेस और सॉल्ट के अंदर, और वो सीखने के बाद हमने तुल्यांकी भार भी कैलकुलेट करना सीख लिया, क्योंकि भाई उसका फॉर्मूला ही सिंपल सा क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है। तो वैलेंसी फैक्टर निकालना आ ही गया था, तो तुल्यांकी भार भी हमें कैलकुलेट करना आ गया। ठीक है, अभी इसकी यूनिट भी हमने देख ली। तुल्यांकी भार की यूनिट क्या होती है भाई, ग्राम पर इक्विवेलेंट होती है। अभी ये जो इक्विवेलेंट मास है मैं इक्विवेलेंट में पुट कर देता हूं, ठीक है ना। तो यहां से भाई इक्विवेलेंट पे चलते हैं। इक्विवेलेंट बराबर W इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास आ जाएगा आपका यहाँ पे
इनटू वैलेंसी फैक्टर बेटा ऊपर चला जाएगा। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन गया। इक्विवेलेंट बराबर W बाय मोलर मास इनटू वैलेंसी फैक्टर। अच्छा थोड़ा सा और अगर तुम लॉजिक लगाओ तो बच्चों अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। वेट अपॉन मोलर मास, तो मैं मोल भी लिख सकता हूँ, तो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर इज आल्सो द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो ये दो फॉर्मूले और तुम्हारे यहाँ से निकल के आए। देखो मैंने पहले ही बोला था बहुत सारे फॉर्मूले बन के आएंगे। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका क्या था, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। उसको मैंने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में पुट किया। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के देखो मेरे पास 3 फॉर्मूले अभी तक निकल के सामने आ चुके हैं। पहला फॉर्मूला था मेरा वेट जो कि ग्राम में अपॉन इक्विवेलेंट मास। मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड किया इक्विवेलेंट मास को, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर लिख दिया। तो इक्विवेलेंट बराबर W इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू वैलेंसी फैक्टर हो गया। मैंने W और मोलर मास को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो वो मोल बन गया मेरा, तो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर भी मेरा फॉर्मूला बन गया। तो तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आपको यूज में आने को मिल सकता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना उसको, कोई सा भी फॉर्मूला आपको वो दे सकता है। चलो भाई अभी यूनिट देखते हैं इसकी। तो यहां से इसकी यूनिट निकल के आती है। ठीक है, इक्विवेलेंट मास की क्या यूनिट थी, ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो यहां पुट करो ग्राम पर इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट चला गया ऊपर, ग्राम से ग्राम कट गया। तो यहाँ पे जो इसकी यूनिट आती है वो क्या आती है बच्चों, खुद इसका सिंबल, जैसे मोल का मोल ही होता है ना, वैसे इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, इक्विवेलेंट ही होती है। इक्विवेलेंट की यूनिट क्या होती है, इक्विवेलेंट ही होती है। ठीक है, यहाँ अपन ने इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया। अब ये इक्विवेलेंट मैं सॉल्यूट के लिए कैलकुलेट करूंगा, पूरे क्वेश्चन में वहां पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा और नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। तो नॉर्मेलिटी का जो एक और मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, नॉर्मेलिटी का एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है, देखो इक्विवेलेंट का ये वाला फॉर्मूला यूज में लेता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन, ये तो पूरा क्या हो गया मेरा, इक्विवेलेंट हो गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ, तो कोई सा भी फॉर्मूला याद रखो, तुम्हें बेसिकली यूज कोई सा भी आ सकता है फॉर्मूला, इसलिए बोल रहा हूं मैं। सारे के सारे लॉजिक इसके अंदर ध्यान रखो, बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। नॉर्मेलिटी बराबर था इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारे पास आया W अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास मैंने निकालना सीखा, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। उसको सिंप्लीफाई किया हमने, है ना, यानी इक्विवेलेंट मास के फॉर्मूले को जब हम इक्विवेलेंट के अंदर पुट कर रहे हैं तो 2 फॉर्मूले और हमारे पास निकल के आए। इक्विवेलेंट बराबर W अपॉन मोलर मास इंटू वैलेंसी फैक्टर, और दूसरा जो है इक्विवेलेंट बराबर मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब जब हमने इन सब फॉर्मूले को क्लब किया तो फाइनली जो नॉर्मेलिटी है उस नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, WB अपॉन MB इंटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कोई सा भी फॉर्मूला हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं इस पे। अच्छा, यहाँ से यूनिट रहेगा इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। और यूनिट क्या हो जाएगा इसका भाई, इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। हाँ, इक्विवेलेंट की यूनिट क्या थी, इक्विवेलेंट ही थी और लीटर इनवर्स हो गई। और इसकी दूसरी यूनिट क्या हो सकती है, कैपिटल N भी हो सकती है। अगली बात, क्या ये तापमान के साथ चेंज होगा, तो देखो इक्विवेलेंट वाली चीज तापमान के साथ चेंज नहीं होगी, लेकिन वॉल्यूम वाली जो चीज है वो तापमान के साथ चेंज होगी। तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम जो है तापमान के साथ अगर बात करी जाए तो सेम वही रिलेशन आता है जो हमने मोलैरिटी में सीखा था। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विवेलेंट तो चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ वॉल्यूम जो है मेरा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी मेरा बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, घट जाएगी। तो लिख लो अगली लाइन के अंदर, नॉर्मेलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, नॉर्मेलिटी और टेम्परेचर का क्या रिलेशन हो जाएगा, इनवर्सली रिलेशन हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं बच्चों। तो डेफिनेशन लिखो इसकी, नॉर्मेलिटी की,
या फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम है ना, वहीं से हम डेफिनेशन भी लगाएंगे इसकी, बनाएंगे। तो लिखो 1 ग्राम 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में जो तुल्यांक की संख्या होती है उसे ही हम नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल समझते हैं अपन। मान लो बच्चों अपने को दिया हुआ है उसने, ठीक है, H2SO4 49 ग्राम H2SO4 के 5 लीटर जलीय विलयन, ठीक है, 49 ग्राम H2SO4 के 5 लीटर जलीय विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने को 49 ग्राम H2SO4 विलयन दिया है और आयतन है उसका 5 लीटर, तो उसकी अपने को नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो देखो नॉर्मलता बराबर क्या होता है, WB इन ग्राम अपॉन मोलर मास इन ग्राम पर मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, WB की बात करते हैं। WB कितना दिया हुआ है, 49 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास होता है 98, वैलेंसी फैक्टर होता है 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है 5। तो सीधे सीधे नॉर्मलता कितनी आ गई बच्चों, 1/5 इक्विवेलेंट पर लीटर। सिंपल सी स्टोरी, कहानी खत्म एक बार में ही। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। चलो भाई एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अपने को दिया है बच्चों ये एक कंटेनर है, इसमें 5% W/V NaOH एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, 5% W/V एक्वस सॉल्यूशन NaOH का दिया हुआ है। अपने को इसकी नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, या मान लो इसमें मोलरता और नॉर्मलता दोनों ज्ञात करनी है। नॉर्मलता तथा मोलरता ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मलता तथा मोलरता के अंदर क्या है बच्चों, यहाँ पे हम मान लेते हैं, मान लिया जाए भाई, क्या मान लिया जाए कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना अपना, वो कितना है, 100 ml है। कितना ml मान लिया हमने, 100 ml मान लिया। अब अगर ये 100 ml होगा, इसका 5% निकालूंगा तो NaOH का वेट आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर 100 का 5% निकाला मैंने, कितना ग्राम आ गया, देखो सीधे सीधे 5 ग्राम आ गया, है ना। अब NaOH कितने OH माइनस आयन देगा, 1 OH माइनस आयन देगा। तो नॉर्मलता बराबर क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 5 ग्राम। मोलर मास ऑफ NaOH कितना हो गया, 40। वैलेंसी फैक्टर हो गया 1, और वॉल्यूम 100 ml का मतलब हो गया 0.1 लीटर। लीटर में पुट करना होता है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा अपना भाई 5/4। ठीक है, कितना हो गया, 5/4। इसको सॉल्व कर ही लोगे। यूनिट जो है या तो कैपिटल N होती है या इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स होती है, उसको सॉल्व कर लोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा बच्चों, आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें अभी और वैरायटी के क्वेश्चन जो हैं वो करने बाकी हैं। वो करने से पहले मैं एक रिलेशन और बता दूं आपको, और वो रिलेशन है बच्चों नॉर्मलता और मोलरता का। तो वो रिलेशन एक बार देख लो, फिर अपन मिक्स जो है क्वेश्चंस उस पर डिस्कस करेंगे। तो क्या है वो रिलेशन, तो हेडिंग डाल लो, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी एंड मोलरता यानी मोलैरिटी। ठीक है, तो अभी देखो रिलेशन क्या है, बेसिकली नॉर्मलता जो है अपनी वो क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वैलेंसी फैक्टर
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मलता बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को क्या मैं मोल ऑफ सॉल्यूट लिख सकता हूँ, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चल ही रहा है, इनटू वैलेंसी फैक्टर यहाँ चल ही रहा है। अब मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मोलरता इनटू वैलेंसी फैक्टर। आ गया ना देखो रिलेशन। तो रिलेशन क्या है हमारा, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा वैलेंसी फैक्टर। हाँ सिंपल सी स्टोरी है भाई। मान लो H2SO4 के जलीय विलयन है ना, H2SO4 के जलीय विलयन की मोलरता 2m है, तो नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। भाई सीधे फॉर्मूला लगाना है, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी दे रखी है आपको, 2, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का 2 यानी कितना हो गया, सीधे 4n हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सीधे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, नॉर्मलता और मोलरता के अंदर रिलेशन अगर अपने को पता हो ना, तो अपन बहुत ही आसानी से एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्जन उनका कर सकते हैं, ताकि वक्त बचाने वाली जो कहानी है वो हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो अपने को ये कंटेनर दिया हुआ है। कंटेनर जो है बच्चों H3PO4 प्लस इसका एक्वा सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन। इसकी 3 मोललता है, मोललता दे रखी है बच्चों, स्मॉल m दे रखी है, ठीक है। डेंसिटी जो है वो है 1.02 ग्राम पर ml। अपने को नॉर्मलता ज्ञात करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मोलरता बना लेता हूँ और फिर नॉर्मलता ज्ञात कर लूँगा। चलो भाई मोलरता का फॉर्मूला बोलो। तो मोलरता बराबर 1000 m, अभी जो यूज़ किया था ना बच्चों, अपॉन 1000 d माइनस m डॉट mb, यही फॉर्मूला था। स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, 3। 1000 m अपॉन 1000 d यानी 1000 गुणा 1.02 माइनस m। mb कितना है, H3PO4 बच्चों 98, अभी हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। ये हो जाएगा बच्चों 3 बराबर 1000 m अपॉन 1020 माइनस 98 m। मल्टीप्लाई करते हैं, 0 3 2 जा 6, 0 3 1 जा 3, माइनस 8 3 जा 24, 9 3 27, 28, 29 m बराबर 1000 m। इसको उधर लेके गए, ये हो जाएगा 1294 m बराबर 3060, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं, m बराबर 3060 बटा 1294। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा अपना, भाई 2 से जा रहा है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 6 0, 1530 647, 1530 डिवाइडेड बाय 647, 2 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, 9 10 का 0, 6 2 जा 12 और 1 30, 10 में से 8 गया 2 2 2 0 0, ठीक है। अभी 6 12 6 या 18, 3 के लमसम जाएगा ये, है ना। 3 7 3 जा 21 बचा 2, 4 या 12, 13 14 का 4, 6 3 या 18 और एक 19, 10 में से 1 गया 9, 6 और 1 7, 9 10 11 2, ये कट गया, ये 0, फिर 3 4 4 5 5 है 2.35, यानी कि कैपिटल M हो गया 2.35। अभी नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर हो जाता है। मोलैरिटी कितनी है, 2.35 इंटू वैलेंसी फैक्टर, भाई H3PO4 है, H3PO4 कितना H+ आयन देगा, 3,
तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 3, यानी 5 थे 15 का 5, 310 का 0, 3 7, 7.05 क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो ये हमने एक बेसिक लेवल तक के सवाल आज सीखे हैं बच्चों, नॉर्मलता तक हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब जो इसमें मिक्स करके क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो कुछ और क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। फिर थोड़े बहुत और फॉर्मूलेज हैं, तो वो फॉर्मूलेज देख के अपना ये कंसंट्रेशन वाला टर्म जो टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ भाई, इसके अंदर ऐसा नहीं कि मैंने ख़त्म करा दिया, तुम लोगों ने प्रैक्टिस करी नहीं, और प्रैक्टिस करी नहीं फिर सवाल बार बार फॉर्मूले देख रहे हो, मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ तुम फॉर्मूले देख रहे हो, मॉड्यूल में क्वेश्चन आया तुम फॉर्मूले देख रहे हो, तो ऐसा नहीं करने का। देखो उसका एक चार्ट बना लो अपना, एटॉमिक के फॉर्मूले अपन ने देखे, मोल कंसेप्ट में फॉर्मूले अपन ने देखे, कंसंट्रेशन टर्म में, पूरी फिजिकल में देखो फॉर्मूला ही फॉर्मूला है। चार्ट बनाओ, एटॉमिक का अलग बनाओ, मोल और सांद्रता टर्म का अलग बनाओ, उसको सामने चिपकाओ स्टडी टेबल के, रोज़ सवेरे भाई उसको उठ के देखो, दिन में 2-3 बार, घर जाके खाना खा के जैसे भी हो उसको 2-3 बार देखो। जब तक वो दिन में देखोगे नहीं वो याद होंगे नहीं, और याद नहीं होंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हिलेंगे भी नहीं बेटा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले याद करो, इतना पढ़ो, बाकी इसके मिक्स क्वेश्चन अगली क्लास में देखते हैं अपन। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुँच जाएंगे।